तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है तालमेल संबंधी योग्यताएं। ठीक है, इसमें क्या कहा, 1980 के दशक से पहले शारीरिक पुष्टि के 5 प्रमुख अंग समझे जाते थे। 1980 से पहले भी इसके 5 अंग थे और आज भी इसके 5 अंग हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, पहले क्या है, हमारा तालमेल नहीं था, उसमें एक एजिलिटी था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी है। एजिलिटी यानी कि चपलता था। अब उसकी जगह हमने इसको तालमेल को ऐड कर दिया। शक्ति, सहिष्णुता, गति, लचक और लचीलापन, फुर्तीलापन यानी कि एजिलिटी, ये थे 1980 के दशक में। लेकिन इसके बाद एजिलिटी के स्थान पर तालमेल संबंधी योग्यता को प्रयोग किया जाने लगा। इस बदलाव का मुख्य कारण क्या था कि फुर्तीलेपन, एजिलिटी की परिभाषा तथा प्रकृति स्पष्ट नहीं थी। मतलब इसकी परिभाषा अब हम नॉर्मल कह सकते हैं कि ये चपलता, एजिलिटी यानी कि कितनी जल्दी वो अपने उस पर रिएक्ट करता है, टर्न करता है, ठीक है, नहीं थी। कि तालमेल संबंधी योग्यता है। अब उसके बाद आगे हमारे तालमेल संबंधी योग्यता यानी कि कोऑर्डिनेटिव। ये मुख्य तौर पर केंद्र स्नायु संस्थान यानी कि हमारा जो है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 2 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। ठीक है, वो आगे आपका उसमें आएगा जब आपके सिस्टम आएंगे उनमें आएगा। पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावी ढंग से कर सके। ये ऐसी योग्यता होती है जिनमें व्यक्ति गतिशील रहते हुए अपनी स्थिति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि तालमेल अगर है तो हम क्या है, अपनी गति में, गतिशील स्थिति में, उसमें हमारे दिमाग और हमारी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस सभी का तालमेल संबंधी योग्यताएं कहलाती है। यदि गति वाले कार्य करने का गुण अधिकतर तालमेल संबंधी योग्यताओं पर निर्भर करता है। तालमेल अगर होगा तो हम स्पीड से कार्य कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें कितनी जल्दी अपने उस तक पहुंचना है, टारगेट तक पहुंचना है। हमारी स्थिति, लय, सही क्रिया करना आदि इन्हीं योग्यताओं पर आधारित होती है। इसी प्रकार किसी खेल के कौशल को सीखने की गति तथा उसकी स्थिरता भी योग्यताओं पर निर्भर करती है। ठीक है, कि अगर हमारी जो है तालमेल सही है कोच से, वहाँ के इन्वायरमेंट से और सिचुएशन सभी से, तो क्या है, हम चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की योग्यता यह भी निर्धारित करती है कि कोई खिलाड़ी किस सीमा तक किस खेल में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि उसका कोऑर्डिनेशन अपने शरीर से, अपने इन्वायरमेंट से किस प्रकार से मिला हुआ है, किस प्रकार से वो अपने क्या है कि खेल में कहाँ तक वो जा सकता है। कोच इस प्रकार की भी ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। ये योग्यताएं कई प्रकार की होती है, जैसे संतुलन की योग्यता यानी कि बैलेंसिंग एबिलिटी, ठीक है, लय योग्यता यानी कि रिदम, यानी कि बैलेंस, हमारा किस लेवल तक हम बैलेंस कर सकते हैं। जिम्नास्टिक में ले लिए, कबड्डी में, खो खो, क्रिकेट, किसी भी गेम में हम अपना बैलेंस किस उस तक बना सकते हैं। ठीक है, फिर लय योग्यता यानी कि रिदम, हम किस रिदम के साथ अपना गेम को खेल सकते हैं। यानी कि क्रिकेट में, कबड्डी में मैं रेड डाल रहा हूँ, लेफ्ट रेड रहा हूँ, तो किस रिदम से डाल रहा हूँ। अगर मेरा रिदम अच्छा है, उस दिन मैं फ्लो में हूँ, तो क्या है, सब चीज़ें अच्छी होती जाएगी। और समायोजन की योजना यानी कि एडेप्टेशन एबिलिटी, यानी कि हम किस चीज़ को कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, समायोजन उसमें कितनी जल्दी हम घुल मिल जाते हैं। तो प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि रिएक्शन टाइम, हम किसी भी चीज़ पर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। हम रेड डाल रहे हैं और सपोज करो हम लेफ्ट रेडर है और राइट कॉर्नर जो आया वो हमें कैच करने के लिए आया, ठीक है, और कैच करने के लिए आया और हम उस पर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर हम हमारा रिएक्शन टाइम लेट होगा तो क्या हमें उठाकर लोबी से बाहर फेंक देगा या हमें कैच कर लेगा। अगर हमारा रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन टाइम अच्छा होगा तो हम उसको देख करके जंप कर जाएंगे या डुबकी मार के निकल आएंगे। इस प्रकार की योग्यताओं को हम सामान्य विशिष्ट व्यायामों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। यानी कि जनरल जो एक्सरसाइज है उनके द्वारा हम अपने जो है कोऑर्डिनेशन इन बढ़ा सकते हैं खेलों के प्रति। इसके अतिरिक्त कोई भी कला कौशल सीखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया सही ढंग से हो।
साथ ही साथ हमें अपने मूवमेंट्स के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। बस हमें सभी जो योगा एक्सरसाइज वगैरह है, गेम्स की स्किल्स है, उनको सीखते हुए यह निश्चित होना चाहिए कि भाई हम सही तरीके से कर रहे हैं और अपनी जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, इस बारे में सावधान रहना चाहिए। यदि उपयुक्त बातों का हम ध्यान रखें तो तालमेल संबंधी योग्यताओं में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तालमेल संबंधी उसमें वृद्धि हो सकती है। अब नेक्स्ट आगे आपका है, हाँ, इसके बाद ये आपका क्लियर हो गया लचकता। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था। अब आपका नेक्स्ट आता है बेटा सुयोग्यता के अवयव यानी कि घटक। हमारी सुयोग्यता के अवयव जो है, कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हैं और क्या हमें प्रभावित करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला आता है सुयोग्यता किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जो उसे अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। इसके अंतर्गत शारीरिक सुयोग्यता, मानसिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता तथा आध्यात्मिक सुयोग्यता शामिल है। सुयोग्यता के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। कैसे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या सुयोग्यता के घटक कौन कौन से हमारे और इनके क्या वो है। पहला है हमारा आध्यात्मिक सुयोग्यता, शारीरिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता और मानसिक सुयोग्यता। सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक सुयोग्यता। ठीक है, शारीरिक सुयोग्यता यानी फिजिकल वेलनेस। शारीरिक सुयोग्यता स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ है सुडैल यानी कि मजबूत शरीर। ठीक है, फिट शरीर, एकदम फिट बॉडी। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दिन के कार्यों को बिना थके कर लेना तथा खिलाड़ी द्वारा अपने खेलकूद संबंधी व्यायाम प्रतियोगिताओं को सामान्य रूप से करना शारीरिक सुयोग्यता कहलाती है। यानी कि बिना थके अपने कार्य को कर ले अच्छे से, और उसके बाद करने के बाद भी उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो और एक और गेम खेल सके, ये अपना और कार्य कर सके, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। इसके बाद आता है मानसिक सुयोग्यता। कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह बात बिल्कुल सही है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट है, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ होगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो टेंशन हमें अपने शरीर की रहती है कि ये बीमारी हो गई, ये वो हो गई, तो उस वजह से क्या माइंड में टेंशन चलती रहती है, हम डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। जीवन में अनेक चिंताएं, दुर्घटनाएं व जिम्मेदारियां मन पर बुरा असर डालती है। भाई कोई जिम्मेदारी होगी हमें किसी प्रकार की, भाई ये कार्य करना ही है, कोई दुर्घटना हो गई, किस प्रकार का कोई टेंशन है, तो हमारे मन या माइंड पर बहुत बुरा असर डालती है। इन चिंताएँ, तनाव हृदय के माध्यम से व्यक्ति के मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, चिंता जो है मतलब हृदय से मनुष्य के मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। वैसे मानसिक सुयोग्यता निरंतर सीखने एवं बौद्धिक विकास करने की योग्यता है। मानसिक सुयोग्यता क्या है, मन अगर हमारा सही है तो हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपनी बुद्धि का विकास करते रहेंगे। बौद्धिक विकास के लिए व्यक्ति को प्रश्न ज्ञान प्राप्ति, नए विचारों की उत्पत्ति एवं नए कौशल सीखने चाहिए। निरंतर सीखना या सीखी गई जानकारी का अच्छे ढंग से उसका उपयोग करना व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। जीवन के अनुभव शिक्षा व्यक्ति के मानसिक स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सामाजिक सुयोग्यता, यानी कि आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए व्यक्ति का समाज में एक सम्मानजनक स्थान होना जरूरी है। अगर समाज में व्यक्ति की पूछ नहीं हो रही है, कोई जानता नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है, उसके अपने पास बिठाते नहीं है, मतलब बातचीत नहीं कर, तो उससे क्या होगा, उसके जो योग्यता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सभी इंसान चाहते हैं कि हमारे समाज में एक अच्छा स्थान हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसी समाज में होने वाली गतिविधियों का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए उसके अंदर सहयोग की भावना, अच्छा व्यवहार आदि होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है,
दैनिक जीवन में कई क्षण यानी कि कुछ पल ऐसे आते हैं हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना कि हम भावुक हो जाते हैं। व्यक्ति काम, क्रोध, मोह आदि संवेग का नियंत्रण कर पाता। यही संवेग क्षणिक आवेश का परिणाम है। कुछ देर में व्यक्ति शांत हो जाता है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन योगा, प्राणायाम, ध्यान करता है तो इन संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है। ये अगर मनुष्य सुबह उठकर रनिंग, योगा, जॉगिंग, एक्सरसाइज करता है तो क्या है, वो अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है, और जिससे अपने मन पर कंट्रोल हो गया तो उसकी भावनाओं पर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। आध्यात्मिक सुयोग्यता भी यही है जिसमें मतलब ध्यान, भक्ति इनमें अपना मन को लगाता है। और आध्यात्मिक योग्यता पर वर्तमान समय व्यक्ति को अनेक दबाव, तनाव, चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ये दबाव, तनाव, चिंताएं व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। भाई टेंशन कोई भी होगी वो नकारात्मक प्रभाव डालेगी, उसका आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ईश्वर भक्ति, योग तथा ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सकता है। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ अच्छा जीवन जीने में सहयोगी होती है। तो बेटा ये आपका जो है सुयोग्यता के अवयव कंप्लीट हो गए और शारीरिक फिटनेस के अवयव कंप्लीट हो गए, घटक। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा मेरे से प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है।